घाटी ने अपनी सांस रोक रखी थी। हिमालय के बीच बसा कश्मीर हमेशा से लुभावनी खूबसूरती की जगह रहा है, लेकिन इसकी खूबसूरती एक क्रूर धोखा थी, एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला गीत जो दुख से भरे दिल को छुपाता है। 70 सालों से भारत और पाकिस्तान इस जमीन पर एक कड़वे झगड़े में फंसे हुए हैं। 3 जंगें लड़ी गईं, अनगिनत जाने गईं, फिर भी कश्मीर एक ऐसा जख्म बना रहा जो भरने को तैयार नहीं था। इस संघर्ष की जड़ें गहरी थीं। 1947 में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की राख से इन दोनों राष्ट्रों के जन्म से ही उलझी हुई थीं। कश्मीर अपनी मुस्लिम बहुल आबादी के साथ, लेकिन एक हिंदू महाराजा द्वारा शासित इस भू राजनीतिक शतरंज के खेल में एक मोहरा बन गया। भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपने दावे किए। उनकी प्रतिद्वंद्विता इतिहास, धर्म और जमीन की एक अतृप्त प्यास से प्रेरित थी। दशकों से एक नाजुक शांति बनी रही, जिसमें हिंसा के छिटपुट विस्फोट होते रहे, लेकिन सतह के नीचे नाराजगी उबल रही थी। साल 2025 में यह नाराजगी उबल पड़ी, जिससे 2 परमाणु संपन्न पड़ोसी एक और युद्ध के रसातल में जाने की धमकी दे रहे थे। एक ऐसा युद्ध जो कोई भी वहन नहीं कर सकता था, फिर भी एक ऐसा युद्ध जो तेजी से अपरिहार्य लग रहा था। साल की शुरुआत एक झटके से हुई, एक अशुभ झटके जिसने असहज संघर्ष की नींव को हिला दिया। पाकिस्तान के नए नियुक्त सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर, जो अपने कट्टर रुख के लिए जाने जाते हैं, ने अप्रैल में एक उग्र भाषण दिया। उनके शब्द सत्ता के गलियारों में गूंज उठे, जिससे उन लोगों की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई जिन्हें अतीत की भयावहता याद थी। कश्मीर, उन्होंने घोषणा की। उनकी आवाज एक खतरनाक गड़गड़ाहट थी। हमारी जीवन रेखा है। हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक ये अपने असली मालिकों को वापस नहीं मिल जाता। उनके शब्द जहर और राष्ट्रवादी उत्साह से भरे हुए ने आग में घी डालने का काम किया। सीमा पार प्रतिक्रिया तेज और उतनी ही भयंकर थी। भारतीय राजनेताओं ने अपनी गुस्से से भरी आवाजों में किसी भी कीमत पर अपने क्षेत्र की रक्षा करने की कसम खाई। फिर वह घटना हुई जिसने असहज शांति से युद्ध के कगार पर तराजू को झुका दिया। 22 अप्रैल को भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के एक समूह ने पहलगाम में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर धावा बोल दिया, जो भारतीय प्रशासित कश्मीर के केंद्र में बसा एक शहर है। हमला क्रूर, सुनियोजित और निर्मम था। 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई, उनके शरीर गोलियों से छलनी हो गए। दुनिया ने दहशत में देखा, क्योंकि नरसंहार की तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर चमक रही थी। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह देने और उनका समर्थन करने का आरोप लगाते हुए तुरंत उसे दोषी ठहराया। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया, लेकिन नुकसान हो चुका था। दशकों के अविश्वास और दुश्मनी से भड़की नफरत की आग फिर से सुलग उठी थी। ऐसा लग रहा था कि भाग्य की अपनी योजनाएं थीं। कैप्टन विराज राठौर, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आरओबीयू के एक युवा खुफिया अधिकारी अपने डेस्क पर फैली हुई सैटेलाइट तस्वीरों को देख रहे थे। धुंधली तस्वीरों में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भीतर एक प्रशिक्षण शिविर को दर्शाया गया है। शिविर गतिविधि से भरा हुआ था। वर्दी में लोग ऐसे हथियारों से प्रशिक्षण ले रहे थे जो आतंकवादियों के एक समूह के लिए संदिग्ध रूप से परिष्कृत लग रहे थे। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। विराज ने अपनी कम उम्र के बावजूद अपनी तेज बुद्धि और अटूट समर्पण के लिए पहले ही ख्याति अर्जित कर ली थी। उनमें ऐसी क्षमता थी कि जहां दूसरे लोग अराजकता देखते थे, वहां वह पैटर्न देख लेते थे, बिंदुओं को जोड़ते थे और यहां तक कि सबसे जटिल साजिशों को भी उजागर करते थे। और अभी जैसे ही उन्होंने खुफिया रिपोर्टों पर ध्यान दिया, उनके मन ने उन्हें बताया कि पहलगाम हमले में दिखने से ज्यादा कुछ है। इस बीच हजारों मील दूर कराची स्थित एक अखबार के चहल पहल वाले न्यूज रूम में आयशा खान, एक युवा पत्रकार जो सच्चाई की निडर खोज के लिए जानी जाती है, अपनी खुद की एक कहानी का पीछा कर रही थी। आयशा को एक गुमनाम स्रोत से एक गुप्त संदेश मिला था, जिसमें पहलगाम हमले के बारे में जानकारी होने का दावा किया गया था। हालांकि स्रोत ने व्यक्तिगत रूप से मिलने पर जोर देते हुए आगे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उत्सुक और समान रूप से आशंकित आयशा ने अपनी पत्रकारिता की प्रवृत्ति का पालन करने का फैसला किया। वह इसमें शामिल जोखिमों को जानती थी, खासकर ऐसे देश में जहां सत्ता के सामने सच बोलने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन वह यह भी जानती थी
कि कुछ कहानियां इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता, भले ही वे उसे खतरनाक रास्ते पर ले जाएं। ऐसा लग रहा था किस्मत का अपना खेल था। कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित क्षेत्रीय सुरक्षा पर एक सम्मेलन में विराज और आयशा का आमना सामना हुआ। उनकी पहली मुलाकात संक्षिप्त थी, भीड़ भरे कमरे में एक क्षणिक क्षण, लेकिन यह उनके दोनों के मन में जिज्ञासा का बीज बोने के लिए काफी था। वे अजनबी थे जिन्हें बेचैनी की साझा भावना, एक सताती हुई भावना ने एक साथ लाया था कि कुछ भयावह होने वाला है। उस शाम बाद में होटल के बार में उनके रास्ते फिर से मिले। आयशा उद्देश्य की साझा भावना से उत्साहित होकर विराज के पास पहुंची। उसने प्राप्त गुप्त संदेश को साझा किया, कश्मीर हमलों में संभावित तीसरे पक्ष की संलिप्तता के बारे में अपने संदेह का खुलासा किया। विराज ने ध्यान से सुना, उनका तेज दिमाग हर शब्द को ग्रहण कर रहा था। उनके पास भी अपने संदेह थे जो खुफिया रिपोर्टों से प्रेरित थे, जिनका वे विश्लेषण कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने बात की, अपने निष्कर्ष साझा किए और पहेली को एक साथ जोड़ा, एक भयावह एहसास उन पर छा गया। क्या होगा अगर यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बारे में नहीं है? क्या होगा अगर कोई और अपने नापाक फायदे के लिए जानबूझकर संघर्ष की आग भड़का रहा है? यह विचार भयानक था, खासकर इसमें शामिल दांव को देखते हुए। 2 परमाणु संपन्न राष्ट्र युद्ध के कगार पर थे और लाखों लोगों का भाग्य अधर में लटका हुआ था। वे जानते थे कि उन्हें कार्य करना होगा और तेजी से कार्य करना होगा, लेकिन वे एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश कैसे कर सकते थे जो इतनी गहरी थी, एक ऐसी साजिश जिससे नाजुक शांति चकनाचूर होने और पूरे क्षेत्र को अराजकता में डूबने का खतरा था।